हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ अवर सेकंड क्लास ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। अपनी लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर चुके थे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कौन इंट्रोड्यूस करता है, थीम क्या है, किस अप्रोच की टुवर्ड हम शिफ्ट कर रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख ली थी। अब मैं आपको लास्ट क्लास के रिगार्डिंग ही सबसे पहले कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, देन हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये कुछ मेंस के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को लिखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट क्लास डिस्कशन। अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस लिखने हैं नहीं लिखने हैं, बट यू कैन राइट इट डाउन अगर आपको लास्ट क्लास के टॉपिक समझ में आया है। और आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है वो यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू राइट द आंसर कि हम मतलब टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, प्रिपरेशन दूसरे वे में चल रही है, सो ये एक तरीका है जस्ट कि आपके जो लास्ट क्लास के टॉपिक थे वो रिवाइज हो जाएं। ओके, सो यू कैन फ्रेम द पॉइंट्स इन योर माइंड कि क्या क्या पॉइंट्स इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं। और वो पॉइंट्स अपने पास लिख के, इधर अगर अच्छी मेमोरी है तो माइंड में ही लिख के एक बार आप फ्रेमिंग कर लीजिए अपने माइंड में ही पॉइंटर्स की और आंसर की, और अदरवाइज अपने पास एक कॉपी पे उसको नोट डाउन कर लीजिए। सो हियर इज द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द लास्ट क्लास. The question posed is justify the theme of economic survey 1920, wealth creation, the invisible hand supported by the hand of trust. ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में इनविजिबल हैंड क्या था, हैंड ऑफ ट्रस्ट क्या था, वेल्थ क्रिएशन का मतलब क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेयर ऑफ मार्केट इज ग्रेटर देन स्टेट. एक्सप्लेन द कंसेप्ट विद कंटेक्स्ट टू द इकोनॉमिक सर्वे 1920. ओके, ये भी बता दिया था आपको, मार्केट इज ग्रेटर देन स्टेट. एडम स्मिथ ने लिबरलिज्म की जो बात की थी उसके रिगार्डिंग इससे रिलेट करके हमने पढ़ा था. तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं. तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब अपने आगे के टॉपिक. वेल्थ क्रिएशन की बात हम लोग कर रहे थे, तो हम वेल्थ क्रिएशन को ही आगे कंटिन्यूटी में लेते हैं. वेल्थ क्रिएशन का देखिए कंसेप्ट होता है कि मनी क्रिएट्स मनी. पैसे से ही पैसा आता है. आपको पता है कोई भी बिजनेस की हम लोग बात करें, कुछ भी अगर हम बात करेंगे, तो फर्स्टली वी नीड इन्वेस्टमेंट. पैसा नहीं लगाएंगे हम किसी काम में तो इन रिटर्न हमें कोई पैसा मिलेगा ही नहीं. ठीक है, तो जैसे कि एक टर्म भी हम लोग यूज करते हैं, हायर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न. रिस्क जितना ज्यादा होगा हमारी रिटर्न उतनी ही ज्यादा होगी. ये कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं. रिस्क ज्यादा रिटर्न ज्यादा मतलब क्या होता है कि आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे कर रहे हैं, ठीक है, रिस्क आप जितना ज्यादा उठा रहे हैं, तो जब रिटर्न मिलेगा उसका तो आपको बेनिफिट भी उतने ही हद तक मिलेंगे उस चीज के. ओके, तो अब वेल्थ क्रिएशन के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं अगर वेल्थ क्रिएशन होगी. देखिए, वेल्थ क्रिएट जब आप करने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें उसकी हमें एज अ इम्पैक्ट और रिजल्ट में देखने को मिलेगी. पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप लोग एक वर्किंग एटमॉस्फेयर बना रहे हो जहाँ पे आप लोग काम कर सकते हो और बहुत सारे लोगों को क्या मिल सकता है, वर्क मिल सकता है. तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. दूसरी चीज है प्रोडक्शन बढ़ेगा. ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा. अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करनी पड़ेगी. प्रोडक्शन बढ़ाना है तो पैसा तो लगाना पड़ेगा ना, मशीनरी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, लैंड लेना पड़ेगा. तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी. उसके अलावा जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इस सबसे क्या होगा, अर्निंग अच्छी होगी आपकी. और अर्निंग अच्छी यानी कि इन रिटर्न इससे हम देखें तो इनकम भी तो इंक्रीज हो जाएगी आपकी. और इनकम जब इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा टैक्स कलेक्शन भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होने से गवर्नमेंट को क्या होगा, बेनिफिट होगा. देखिए, गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम होता है टैक्स, ही हमें पता है. तो गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ गया तो गवर्नमेंट का बेनिफिट है. इसका मतलब अब गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर अपॉर्चुनिटीज में पैसा लगा सकती है. गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है लगाने के लिए, जो गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स चलाती है, गवर्नमेंट फंड्स में पेमेंट लगा रही है. दैट इज जो भी इनकम गवर्नमेंट रिसीव कर रही है. और वो इनकम गवर्नमेंट किससे रिसीव कर रही है, टैक्स कलेक्ट करने से. तो टैक्स कलेक्शन अगर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा और गवर्नमेंट और वेलफेयर स्कीम्स में पैसा लगा सकती है. ओके, यहाँ पे सप्लायर्स को भी बेनिफिट हो रहा है. देखिए, अब आपका प्रोडक्शन बढ़ाना है आपको, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन में यूज होने वाली चीजें तो खरीदनी पड़ेगी ना. और वो चीजें आप किससे खरीदोगे, सप्लायर से खरीदेंगे हम लोग. ठीक है, तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर, सप्लायर, तो इन लोगों को भी बेनिफिट होगा क्योंकि हम जो है रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर से और ज्यादा सामान खरीदेंगे और रॉ मटेरियल के जो प्रोड्यूसर है वो भी डेवलप करेंगे. इसके अलावा अदर इंडस्ट्रीज जो है, अदर इंडस्ट्री जैसे कि क्या, देखिए सिर्फ रॉ मटेरियल थोड़ी चाहिए प्रोडक्शन के लिए, मशीनरीज वगैरह भी चाहिए आपको, हैवी मशीनरी चाहिए, स्मॉल काइंड ऑफ मशीनरी चाहिए. तो बहुत सारे इक्विपमेंट और भी रिक्वायर्ड होंगे. तो अदर इंडस्ट्रीज जो है जैसे कि कैपिटल मशीनरी वगैरह, ये सब भी क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी. इसके अलावा जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, आप अपनी सेल्फ जो है बेसिक डोमेस्टिक मार्केट की नीड को फुलफिल कर पा रहे हो, तो आप उसके बाद क्या करने लगते हो, एक्सपोर्ट करने लगते हो. अब आप एक्सपोर्ट अगर करेंगे, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने से आपको पता है फॉरेन अर्निंग्स जो है,
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा आपका, और जो आपका बीओपी है बैलेंस ऑफ पेमेंट वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बहुत डिटेल में तो यहाँ नहीं देखेंगे, मैं मान के चलूंगी डिटेल कंसेप्ट आपको पता है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है, वहीं अगर हमारे इम्पोर्ट ज्यादा है, हमारी कंट्री अगर इंपोर्ट ज्यादा कर रही है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हम अपनी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हम बाहर डिपेंडेंट है, दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, हम उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ज्यादा इंपोर्ट होना इज नॉट अ गुड सिचुएशन, इंपोर्ट ज्यादा होना एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। तो मैंने कहा कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, तो बीओपी नेगेटिव कब होगा, जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाएंगे और एक्सपोर्ट आपके कम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर आपके एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे तो हम बीओपी जो है हमारा वो पॉजिटिव सिचुएशन पे आ जाएगा, जो कि एक अच्छा सिनेरियो है इकोनॉमी के लिए। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक बात कर रहे हैं कंसेप्ट की, जो लिबरलिज्म की बात हमने नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में भी करी थी, एडम स्मिथ से रिलेटेड लिबरलिज्म की बात की थी हमने। तो ये लिबरलिज्म का कंसेप्ट, जो ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ इकोनॉमी में, वो कब हुआ। ठीक है, थोड़ा सा जिक्र किया गया इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज का, बट आप इस कंसेप्ट को एक बार डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक रिफॉर्म की मैं बात करती हूँ आपके साथ। यहाँ पे 1991 में हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म हुए थे। ठीक है, रिफॉर्म हुए थे, क्या रिफॉर्म हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर आपको पता हो तो इसको नरसिम्हा मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वो पीएम वाज पीवी नरसिम्हा राव और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह थे। तो इकोनॉमी की कंडीशन डाउन थी, हम लोग सोशलिज्म को फॉलो करके चल रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा, यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये कंसेप्ट क्या है, फटाफट से देख लेते हैं इसको। देखिए, पहले मार्केट में चलता था लाइसेंस सिस्टम, बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेने पड़ते थे आपको। तो बहुत सारे लोग ना बिजनेस में एंट्री ही नहीं करते थे, जो काम कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं वो वही फॉलो करते रहते थे। क्यों, क्योंकि इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज कौन फुलफिल करेगा। तो ये लाइसेंस सिस्टम की वजह से बहुत प्रॉब्लम रहती थी। तो इस कंसेप्ट 1991 में जब ये लाइसेंस सिस्टम हटा तो क्या आ गया इसकी जगह पे, लिबरलाइजेशन आ गया। मतलब यू आर नाउ फ्री टू ट्रेड, आप ट्रेड कर सकते हो, लाइसेंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा आपको नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ चीजों के लिए लाइसेंस रखा था, लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब चीजों के लिए लाइसेंस रखा गया था, बाकी चीजों को लाइसेंस फ्री कर दिया गया था। वही बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो इससे पहले क्या चलता था, इससे पहले चलता था कोटा सिस्टम। आपको कोटा मतलब क्या करना पड़ता था, चीजें जो थी वो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर ही परफॉर्म करते थे, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते थे। बट आफ्टर 1991 हमने इंट्रोड्यूस कर दिया क्या, प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है, सेल ऑफ पीएसयूज, मतलब अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का कुछ पार्ट या पूरी की पूरी होल यूनिट को प्राइवेट लोगों को सेल कर देना। अब प्राइवेट लोगों को सेल करने का रीजन क्या होता था, ताकि आप बेटर इफेक्टिव मैनेजमेंट हो पाए, बेटर इफेक्टिव मैनेजमेंट होगी, फंड इजीली अरेंज होगा, जिससे परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि 1991 के टाइम पे ये देखा गया था कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी ना, उनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही थी। ओके, सो दिस वाज द रीजन कि प्राइवेटाइजेशन भी लाने की हमें जरूरत पड़ी थी। ग्लोबलाइजेशन की मैं बात करूं तो पहले परमिट सिस्टम होता था कि परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या कर दिया गया, आपकी इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर दिया गया पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। Okay, so this was integrating the economy with the world economy for the trade perspective. Okay, तो ये बेसिक चीजें 1991 में की गई थी। अब 1991 से पहले की अगर हम बात देखें तो 1950 से 1990 तक का मैं ग्रोथ देखूं तो वो सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ था, ठीक ठाक सा था, जो भी प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग ग्रोथ अचीव हो रहा था। तो ये ग्रोथ था 3.5%, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, कि ये ग्रोथ इतना कॉन्स्टेंट फॉर्म में चलता आ रहा था। लेकिन 1991 के बाद ग्रोथ रेट की बात करें तो दैट वाज 5% टू 6%। और 1991 के बाद एक ग्रोथ बहुत अच्छा हमें देखने को मिला, क्योंकि हमने इकोनॉमी में थोड़े से क्या कर दिए थे, रिफॉर्म कर दिए थे और इकोनॉमी को लिबरल कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक चीज और नोटिस की, जो सेक्टर हमने प्राइवेट लोगों के लिए ओपन कर दिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए, वो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो रही थी। लाइक मैं बात करूं आपसे बैंकिंग और म्यूचुअल फंड की, तो बैंकिंग और म्यूचुअल फंड वाला जो सेक्टर था ना, इसको हमने प्राइवेट लोगों के लिए, मतलब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। प्राइवेटाइजेशन मतलब ये नहीं था, कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस थी इन पे भी, ठीक है, वो लीगल रेस्ट्रिक्शन फुलफिल करने के बाद ये जो भी काम कर रहे थे, इनकी जो परफॉर्मेंस थी, इनकी जो ग्रोथ थी, वो एक हद तक, मतलब एक बहुत ही अच्छे परसेंटेज में हमने देखा कि यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली। आगे हम लोग देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेल्थ क्रिएशन एट ग्रास रूट। अब देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड की मैं बात करूं तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है,
अब मीनिंग वगैरह सर्वे में ऐसे नहीं लिखा होता, मैंने आपको पहले ही बताया सर्वे में डाटा फैक्ट्स फिगर की बात की होती है, तो डाटा फैक्ट्स फिगर वगैरह सब सर्वे में मेंशन है, पर यहाँ पे हमें तो समझना है, तो पहले हमें वर्ड का मतलब पता होना चाहिए ताकि सर्वे में क्या बात की गई है वो हमें समझ में आए। और जितने भी डाटा फैक्ट्स फिगर जितने हद तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और उतने आई विल सजेस्ट कि आप लोग याद कर ले तो अच्छा है, क्योंकि कुछ फैक्ट्स भी हम अपनी आंसर राइटिंग में अगर लिखें तो हमारी आंसर राइटिंग को एक जो है ना बूस्टअप मिलता है। तो आई एग्री, बहुत सब कुछ डाटा फैक्ट्स फिगर याद नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ चार्ट टेबल सब कुछ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट लिमिटेड चीजें डाटा जो याद करने की जरूरत है वो यहाँ पे सब मेंशन है। ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड क्या होता है? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक एबिलिटी है कि आप डेवलप कर सको, ऑर्गेनाइज कर सको और अपना एक बिजनेस चला सको। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बिजनेस, तो ये बिजनेसमैन एक वर्ड हो गया और एक वर्ड हो गया एंटरप्रेन्योर। सुने हैं हमने, बहुत कॉमन वर्ड है। जनरली क्या होता है, कभी हमने मतलब नहीं ध्यान दिया कि इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन को आज भी मोस्ट ऑफ द पीपल, शायद आप में से भी बहुत से लोग सेम ही समझते होंगे। वी डोंट नो कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में भी एक डिफरेंस होता है, बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है, कोई बहुत मेजर चीज नहीं है। बट एंटरप्रेन्योर, देखिए, जब भी आप किसी नए प्लान पे वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया आइडिया नया प्लान आपके दिमाग में आ रहा है, यानी कि बेसिकली स्टार्टअप कर रहे हो किसी चीज का। स्टार्टअप वर्ड तो आई होप आपने सुना होगा, गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रही है स्टार्टअप के कंसेप्ट को लेके। तो जब भी आप किसी चीज का स्टार्टअप कर रहे हो, मतलब आप न्यू कंसेप्ट नया बिजनेस स्टार्ट करें और एक नया आइडिया, मतलब बेसिकली आइडिया की बात होती है कि न्यू आइडिया है यहाँ पे आपके पास, तो स्टार्टअप न्यू आइडिया के साथ कर रहे हो, तो उस केस में वो पर्सन क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर। और कोई पुराना आइडिया है, सेम काम है, वही सेम चीज पे वर्क कर रहे हो, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? बिजनेसमैन। तो व्हाट इज द थिंग? पर्सन हु ब्रिंग्स हिज यूनिक आइडिया टू रन अ स्टार्टअप कंपनी। ठीक है, और बिजनेसमैन की बात करूँ तो पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस ऑन एन ओल्ड कंसेप्ट और आइडिया। इज इट क्लियर? ओके, एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो मार्केट लीडर होता है। क्यों लीडर है? क्योंकि यहाँ पे इसी ने, यही पर्सन है जो न्यू आइडिया लेके आया है, ये इससे पहले ये आइडिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे इसको लीडर बोला जाता है। और बाकी जो है बिजनेसमैन जो होते हैं ये मार्केट प्लेयर होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द रीजन कि ये लीडर और प्लेयर के बीच में, मतलब क्यों इनको लीडर और इनको प्लेयर बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सर्वे में कहीं मेंशन नहीं है, बट दिस इज द बेसिक वर्ड जो टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होने चाहिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे न्यू एंट्रेंट्स और इनकम्बिटेंट्स की। इनकम्बिटेंट्स वर्ड की मैं बात करूँ तो ये क्या होता है? ये वो लोग हैं जो मार्केट में, वो बिजनेसमैन, वो एंटरप्रेन्योर जो पहले से हैं, पहले से एग्जिस्ट करते हैं। और न्यू एंट्रेंट एज यू कैन सी कि जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं। देखिए, नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, अब पुराने लोग ऑलरेडी मार्केट में हैं, इनके पास इनके अपने रिसोर्स हैं, इनके पास इनकी अपनी स्किल्स है, इनके पास ऑलरेडी प्रॉपर सेटअप है, सब कुछ है, ये ऑलरेडी मार्केट में प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक डर भी होता है कि इनको इनसे क्या करना पड़ेगा? कंपीट करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, डर सिर्फ इन्हें ही नहीं है कि इन्हें कंपीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब डर है इन्हें, इन्हें क्या डर है कि मार्केट में नए लोगों के आने से क्या हो जाएगा? कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, तो कहीं हमारी पोजीशन हिल ना जाए। ठीक है, और यही न्यू एंट्रेंट्स को मार्केट में आना है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोगों से फाइट करनी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोगों को कंपटीशन देना है, तो इनको अपने प्रोडक्ट या अपने आइडिया में बहुत ज्यादा इनोवेशन के साथ आना पड़ेगा, ताकि लोग इनके आइडिया से क्या हो जाए? अट्रैक्ट हो जाए। तो कुछ भी चीज आप ऐसी लेके आओगे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग करके, आइडिया नया, टेक्नोलॉजी नई, कुछ भी तरीका आप इस तरीके का लेके आओगे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं आप उनके साथ compete कर पाओ। ठीक है, प्लस होगा क्या? ये लोग कंपटीशन फील करेंगे, ये लोग भी चीजों में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ये अपनी मनमर्जी का प्राइस नहीं रखेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि जो न्यू एंट्रेंट जो आ रहे हैं हो सकता है वो प्राइस कम करके मार्केट में ऑफर कर दें। तो इस तरीके से यहाँ पे ना इनकी मोनोपोली नहीं क्रिएट हो पाएगी। दिस विल हेल्प टू अवॉइड द मोनोपोली, क्योंकि मार्केट में और भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो दिस विल क्रिएट अ काइंड ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। ठीक है, इन सब में देखा जाए, इन दोनों के कंसेप्ट में देखा जाए, तो यहाँ पे अल्टीमेट बेनिफिट किसका होगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर विल बी बेनिफिटेड हियर। ठीक है, इस सब चीजों में कंज्यूमर को वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट मिल रही है। अब कंज्यूमर कैसे बेनिफिटेड है? देखिए ना, कंज्यूमर को वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट मिल रही है, प्राइस सही मिल रहा है, प्लस क्वालिटी सही मिलेगी, क्वालिटी के साथ ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेनिफिट किसका हो रहा है? कंज्यूमर का बेनिफिट हो रहा है। अब आ जाते हैं कुछ डाटा पे, फटाफट से देख लेते हैं जल्दी से डाटा। यहाँ पे हमने देखा क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट अगर 2006 से 14 तक की देखो तो ये कितनी हुई है? 3.8%। और ग्रोथ रेट 14 to 18 की देखो न्यू एंट्रेंट में तो दैट इज 12.2%। एक चीज यहाँ जो और ऑब्जर्व की गई दैट वाज कि 10% रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स हुआ है, उस वजह से हमारी जीडीपी में 1.8% का ग्रोथ हुआ है। मतलब 10% रजिस्ट्रेशन से 1.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट हुई है।
2014 तक की मैं बात करूँ तो 2014 तक न्यू गवर्नमेंट हमारी 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई थी, तो 2014 में जो न्यू फॉर्म्स थी दैट वाज 70,000, और 2018 में ये बहुत मासिव रेट से बढ़ के ये कितना परसेंट हो गया है, 1,24,000 न्यू फॉर्म्स की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो न्यू फॉर्म की एंट्री हुई है 14 तक 70,000, 18 तक ये हो गई है 1,24,000। नोटिसेबल बात यह है कि आपको पता है हमारी जो इकोनॉमी है वो अलग अलग सेक्टर में डिवाइडेड है। हमारी इकोनॉमी में आपको पता है प्राइमरी सेक्टर है, हमारी इकोनॉमी में आपको पता है सेकेंडरी सेक्टर है, हमारी इकोनॉमी में टर्शरी सेक्टर है दैट इज सर्विसेज। तो हमारी इकोनॉमी अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, किस सेक्टर में नए जो एंट्रेंट्स हैं, जो नए लोग हैं, नए बिजनेसमैन हैं, नए एंटरप्रेन्योर हैं, ये किस सेक्टर में अपना हाथ आजमाते हैं, किस सेक्टर में ये बहुत ज्यादा जो है ये हमें देखने को मिल रहा है कि न्यू एंट्रेंट जो है ये अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। ठीक है, तो न्यू एंट्रेंस की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इंडिया में बात की जाती है दैट वाज सर्विस सेक्टर। मैक्सिमम, अगर देखो क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शंस के साथ, स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखो इतना इजी क्वेश्चन यूपीएससी तो नहीं देगा कि कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे दे दिया आपको 4 ऑप्शन, नहीं। यूपीएससी दे देगा स्टेटमेंट लिख के कि द मैक्सिमम सेक्टर वो लिख के दे देगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में है। अब बच्चों ने नहीं पढ़ा, नहीं पता ना, तो दिमाग लगता है कि हाँ यार रोडवेज, रेलवेज, इन सब में काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं पता तो आप लोग टिक कर दोगे वो ऑप्शन। ठीक है, तो द मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, दिमाग में बिठा लीजिए, इट इज सर्विस सेक्टर। आफ्टर सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, फिर थर्ड नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यू एंट्रेंट है, देन एग्रीकल्चर में है। तो द सीक्वेंस इज SMIA, इसे याद कर लीजिए, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर। अब इंडिया में अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ ना, तो वो फॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम देखी गई है एज कंपेयर टू इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। समझ में आई इतनी बात? लेकिन क्वेश्चन है कि ये फॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है क्या? देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना, ये गवर्नमेंट के रेगुलेशन फॉलो करते हैं, टैक्स प्रॉपर पे करते हैं, जनरली जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, जॉब जनरेट करने पे फोकस करते हैं, वेलफेयर पे फोकस करते हैं, ये सब जनरली इन चीजों पे फोकस करते हैं। ठीक है, वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसके कॉन्ट्रारी गवर्नमेंट के अंडर जो है रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इनकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है गवर्नमेंट के पास कि कितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में रजिस्टर ही नहीं है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। और जब रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पे काम करने वाले लोगों का भी गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इंडिया में हम देखेंगे ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए अगेन, इस टाइप की लाइन लिखना जरूरी क्यों होता है? इस टाइप की लाइन लिखना जरूरी इसलिए होता है कि ये जो आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं ना, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन, उसमें स्टेटमेंट आ जाती है ऐसी। तो स्टेटमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज में कम है एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू एंट्रेंट्स कम है, और अनऑर्गेनाइज में ज्यादा है इंडिया में। ठीक है, अपने अगर एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व करते हो तो आपको पता है ऐसी बहुत सी स्टेटमेंट हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब फैक्टर इफेक्टिंग क्या है एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी के? देखिए जनरली क्या होता है, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी की मैं बात करूं तो आप कहीं पे भी जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर हो आप, एक आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या क्या चीजें देखते हो? आप ये देखते हो ना कि पर्टिकुलर जगह पे मतलब मैं जिस प्रोडक्ट का, जिस काम की स्टार्टिंग करने वाली हूँ, डिमांड कितनी हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई, डिमांड कितनी कर रहा है कंज्यूमर, सप्लाई कितनी हो रही है इसकी मार्केट में। ठीक है, एरिया क्या, लोकेशन मुझे सूटेबल है नहीं है, रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, लेबर इजीली अवेलेबल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये सारी चीजें हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ इकोनॉमिक सर्वे ने 2 मेजर पार्ट में हमारे जो इस कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी को डिवाइड करा है, दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने जो है इंट्रोड्यूस करा है लिटरेसी को। देखो सिंपल बात, लिटरेसी मतलब पढ़ा लिखा इंसान, लिटरेसी मतलब ये नहीं है, लिटरेसी और एजुकेशन दोनों की बात की है हालांकि, बट लिटरेसी और एजुकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि लिटरेसी मतलब होता है 7 साल और उससे अबव का जो इंसान जो रीड और राइट कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। लिटरेसी मतलब हमेशा ये नहीं होता कि लिटरेट पर्सन है मतलब ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेके बैठे, नहीं, लिटरेट मतलब 7 ईयर और अबव का पर्सन जो लिख सकता है और पढ़ सकता है, ये लिटरेट का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ सोशल में लिटरेसी और एजुकेशन दोनों की बात की गई है। ठीक है, तो सोशल रिलेटेड टू लिटरेसी एंड एजुकेशन, प्लस ये रिलेट करता है किससे, नंबर ऑफ कॉलेजेस से, कि कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं और लिटरेट पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कितने लोग हैं। वहीं जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिलेट करता है किससे, कनेक्टिविटी से। कनेक्टिविटी मतलब एक जगह से आना जाना, मतलब इस जगह से इस जगह तक पहुंचना कितना
आसान है। देखिए, क्योंकि आपको मार्केट तक पहुंचना आसान होगा तभी तो आप लोगों के लिए क्या होगा, मार्केट तक जाना आसान है, कनेक्टिविटी बनी हुई है, तभी प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंच सकता है। अदरवाइज अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो आप ऐसी जगह पे इंडस्ट्री और जो अपना सेटअप है वो लगा भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। और कनेक्टिविटी में बात किसकी की गई है कि कितने विलेज जो हैं वो प्रॉपरली टार रोड से कनेक्टेड है, रोड कनेक्टिविटी ऑफर कर रहे हैं, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है, जो रॉ मटेरियल है, वो मार्केट तक जो है वो इजीली पहुंच पाए और फिजिबिलिटी बनी रहे। ठीक है, अब जितना ज्यादा हाई कनेक्टिविटी होगी, रोड से जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी है उतनी ही एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी वहां होंगी। मुझे बताइए, एक जगह रोड नहीं है, उबड़ खाबड़ टूटी फूटी पड़ी हुई है, जाने आने का साधन नहीं है, व्हीकल्स मिलते नहीं है, अपना साधन है तो ही उस टूटी फूटी रोड पे ट्रैवल करके जा सकते हो, ट्रक वाले मना कर देते हैं हम माल नहीं लेके जाएंगे, तो क्या ऐसी जगह पे आप अपनी फैक्ट्री सेटअप करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे। यू विल सी कि सारे रिसोर्सेज जो हैं वो मुझे इजीली मिल जाएं। तो यहाँ फिजिकल इंस्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हम देखते हैं कि रोड कनेक्टिविटी यानी टार रोड कनेक्टिविटी अच्छे से होनी चाहिए। ओके, नाउ कम बैक टू द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको एजुकेशन की बात बताई थी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा लिटरेसी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेज, उतनी ज्यादा ही एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी होंगी, क्योंकि एजुकेटेड पीपल, मुझे वहां पे पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी लेबर वहां पे मिल जाएगी। अब हायर लिटरेसी का मतलब ये नहीं है, देखो छोटी मोटी लिटरेसी इंपैक्ट नहीं करती कि 10-12 लोग बढ़ गए हैं लिटरेट, नहीं। इसकी एक लिमिट जो है वो क्या मेंशन है, ये सर्वे का ही डाटा ये मेंशन है 72%। तो डाटा याद रख लो, ये छोटे छोटे टर्म्स है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि स्टेटमेंट में लिख के आ जाएगा 72% की जगह कुछ और नंबर डाटा दे दिया, गलत है। 72%, दिमाग में रखो, बार बार जो चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये डाटा दिमाग में रखो, दिस इज 72%। अभी मैंने ऊपर बताया था सबसे टॉप पे न्यू एंट्रेंट्स कौन से सेक्टर में आए हैं, सर्विस सेक्टर। ऐसा डाटा अपने माइंड में फिट कर लो अच्छे से। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है ना, उसमें लोएस्ट लिटरेसी है, यानी कितनी 59.6% है। अब ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे याद रखो नॉर्थ ईस्ट जो ये आपका ईस्टर्न वाला पार्ट है ना, यहाँ पे लोएस्ट लिटरेसी है। इसीलिए यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जो एक्टिविटी होती है वो भी कंपैरेटिवली कम है। क्यों? क्योंकि लिटरेसी नहीं है, और हमने देखा कि लिटरेसी ज्यादा होती है तभी एक्टिविटीज वहां पे उस एरियाज में ज्यादा होती हैं। ओके, तो ये हमें फैक्टर से फैक्टिंग समझ में आ गए, दो चीजें जो इकोनॉमिक सर्वे में फोकस की है, सोशल और फिजिकल। बिल्कुल बेसिक्स यहाँ पे क्लियर करा है मैंने आपको, मतलब चीजों का। ठीक है, और कुछ डाटा जो हमें याद रखना है वो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट चीज अब हम इसमें देखते हैं, अगली चीज जो हमें मेंशन की गई है, दैट इज पॉलिसी इंप्लीकेशन। देखो गवर्नमेंट बहुत सी चीजें कर रही है, गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग, नए नए पॉलिसी ला रही है। आपको पता है, न्यू स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, बिजनेसमैन को प्रमोट करने के लिए तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। ठीक है, अभी आज के प्रेजेंट सिनेरियो को हटा दो, कोविड-19 के टाइम में भी तो आप देख रहे हो ना, एमएसएमई को अलग और ये सब अलग अलग सबको पैकेजेस दिए जा रहे हैं सेक्टर को। ठीक है, अदरवाइज भी आप पुराने पॉलिसीज प्लान्स उठाओगे गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ, बहुत सारे प्लान्स और प्रोग्राम्स है, शायद आप लोग हम लोग के टच में भी ना हो पाए, इतने प्लान्स एंड प्रोग्राम्स अभी चल भी रहे हैं। बट स्टिल प्रॉब्लम क्या आती है, इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है जो हम देखते हैं। तो हमेशा एक इंप्रूवमेंट का स्कोप रह जाता है। तो वो इंप्रूवमेंट क्या 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 पॉलिसी इंप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट कर सकती है? सबसे पहली बात तो लिटरेसी लेवल को इंक्रीज करो। अभी देखा लिटरेसी ज्यादा तो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी ज्यादा। कॉलेजेस बढ़ाओ, अगेन ठीक है, पीछे के ही सम अप एक तरीके से आप मान लो उस चीज का कंक्लूजन था, है जो भी हम पढ़ के आए हैं। एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन कर दो, प्राइवेटाइजेशन से क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, इफेक्टिव हो जाएगी आपकी एजुकेशन जो है। बेटर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, किससे, टार रोड से ही हमने देखा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस के लिए कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। अभी आपने पढ़ा था ना, पहले लाइसेंस होता था तो लोग काम ही नहीं करते थे, कि कौन इतने झंझट पड़े, ये सब टेक्निकल पेपर वर्क ये वो, तो थोड़ा सा लोन नहीं मिलता लोगों को, प्रॉब्लम आती है, फंड नहीं कलेक्ट हो पाते। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दो लोगों को थोड़ा सा। और कोई स्टार्टअप कर रहा है ना, नई चीज स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसको तो आप थोड़े रिलैक्सेशन दे के चलो, थोड़ा सा उसके साथ लिबरल होके चलो, चीजें अच्छी करके चलो। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। लेबर लॉज फ्लेक्सिबल होने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट लेबर लॉज नहीं होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट लेबर लॉज जिस भी स्टेट में, जिस भी पार्ट में होंगे, वहां पे कोई भी अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगा ही नहीं। इतने जो है कॉम्प्लिकेशंस अगर फेस करने पड़ेंगे तो वहां पे कोई भी अपना जो फैक्ट्री वगैरह है वो सेटअप नहीं करता। तो हमारे लेबर लॉज जो है वो कंपैरेटिवली लिबरल होने चाहिए, इतने ज्यादा हार्श और स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये पूरा कंसेप्ट हमने एंटरप्रेन्योरशिप का आज देख लिया है। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। ट्राई टू मेक द पॉइंट्स इन योर माइंड। अगर आप लोग नहीं लिखने हैं तो आप अपने माइंड में
पॉइंट्स बनाइए जिससे कि आपका आज का पढ़ा हुआ सारे टॉपिक जो है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो व्हाट आर द क्वेश्चंस? द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन? 150 वर्ड बता दिया मैंने आपको। पहले क्या था? लाइसेंस कोटा परमिट था, प्रॉब्लम आ रही थी, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी जिसे क्लोज इकोनॉमी बोला जाता है। देन इकोनॉमी ओपन हो गई, इस वजह से ट्रेड बढ़ गया। ये सब चीजें आप मेंशन करोगे, ठीक है? ये देखेंगे आप क्वेश्चन एक बार। हाउ डज अ न्यू एंट्रेंट हेल्प टू कंट्रोल द मोनोपोली इन द इकोनॉमी? आपको पता है न्यू एंट्रेंट आते हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, वो अपनी मर्जी से जो है प्राइस नहीं रख सकता है पर्सन, तो मोनोपोली में तो सिंगल पर्सन का रूल हो जाता है। तो न्यू एंट्रेंट्स की वजह से जो एक सिंगल पर्सन का जो चेन है वो ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे कंपटीशन मार्केट में हेल्दी बन जाता है। और दूसरा जो पर्सन है वो भी क्या करता है? ट्राई करता है कि कंज्यूमर के अकॉर्डिंग क्वालिटी, प्राइस, ये सब चीजें थोड़ी सी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग रखेगा। ओके, सो इस बेस पे आप इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। The next question is, as per Economic Survey of 1920, what are the factors responsible for entrepreneurship activity and what can be the step taken by the government to increase the new entrepreneurs? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल तो सीधे आप देख चुके हैं, फिजिकल और सोशल मैंने आपको बताया। इसी में आप लोग डाल सकते हैं, अगर आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कुछ कुछ चीजें कर रही है तो आप कुछ डाल दीजिए यहाँ पे। बट व्हाट कैन बी द स्टेप्स है, आप ये नहीं लिखोगे कि गवर्नमेंट ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। शॉर्ट में बताना चाहते हो तो इसमें वो बीच में बॉडी पार्ट में ही बता सकते हो, बट व्हाट कैन बी द स्टेप में वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या स्टेप होने चाहिए, गवर्नमेंट को क्या क्या और करना चाहिए जिससे कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इंक्रीज हों। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लिटरेसी लेवल बढ़ा देना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ा देने चाहिए। तो यू विल मेंशन ऑल दीज पॉइंट। व्हाट कैन बी, अब छोटे छोटे वर्ड हैं जिन पे फोकस करना है कि आपका आंसर जो है गलत ना हो जाए। ओके, so these are the question. Try to write down the answers, make the points in your mind. अब आगे का टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Thank you for watching the video.